हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को तहे दिल से। और आज की क्लास में फिर लेकर आ गया हूँ आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चंस, जो कि हम अपने यूपी के भावी दरोगाओं के लिए लेके आते हैं रोज़। जैसा कि प्रीवियस ईयर सेट्स का हम एक सामान्य हिंदी और जीएस के दोनों को मिला के 80 क्वेश्चंस हम करते हैं हमेशा। तो शुरू है अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिर वही सामान्य हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों, पूर्वी हिंदी का विकास सौर सैनी और मागधी दोनों अपभ्रंश से हुआ है। मतलब कहने का ये है कि इसमें मागधी का रेशो ज़्यादा लिया गया है और सौर सैनी का कम लिया गया है। तो इसी वजह से इसको अर्ध मागधी के नाम से जानते हैं। मतलब पूर्वी हिंदी का जो विकास है, इसे अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि ये सौर सैनी और मागधी दोनों की मिलावट करके तब जो अपभ्रंश बना है उससे हमारी ये पूर्वी हिंदी निकली है। लेकिन क्योंकि मागधी का रेशो ज़्यादा है और सौर सैनी का कम है, तो इसलिए इसको आधी मागधी यानी अर्ध मागधी कहते हैं। और यूपीपीआरवी वालों ने भी यही आंसर राइट माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। मतलब मीराबाई जो नाटक है, इसकी जो पंक्तियाँ हैं या फिर ये नाटक कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी है या जयपुरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मारवाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरबी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। यानी सौर सैनी अपभ्रंश के कौन से रूप से खड़ी बोली का उद्गम हुआ है, दक्षिणी रूप से, उत्तरी से या मध्यवर्ती से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रधर गुलेरी शर्मा। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। मतलब स्पर्श वर्ण कितने हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, का से लेके ना तक 25 स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। यानी अतिथि शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। एक है यात्री, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, उत्तर या साधु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी ये उत्तर जो है ये अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नए लग रहे होंगे, अलग लग रहे होंगे कुछ। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अब चंदन का पर्यायवाची आप सभी को भी पता होगा कि मलयज चंदन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बहुवचन पहचानने का तो सबसे अच्छा तरीका है, इनको प्रयोग करके देख लो वाक्यों में। जैसे लड़का बाजार गया, तो अकेला है। प्राण बहुवचन में आते हैं हमेशा। किताब भी अकेली है, माता भी मतलब बहुत सम्मानीय है, तो बहुवचन में ही आएंगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
इसका जो आंसर है वो प्राण है, क्योंकि ये प्राण हमेशा बहुवचन में ही रहता है। उसके प्राण चले गए, अगर आप खुद वाक्य में इसका इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। तो तत्सम शब्द इसमें हमारा डी है, बाकी सब तत्वम है, क्योंकि पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? तो आमिष का विलोम निरामिष होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब जो बीमारियां स्पर्श जनित होती हैं, मतलब छूने से भी जो फैलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संक्रमित कहते हैं, संक्रमणीय कहते हैं, या फिर इसके जो और उदाहरण हैं, ऑप्शंस हैं जो उसके, वो हैं संक्रांति या संक्रामक। तो बीमारियों को हम संक्रामक कहते हैं, संक्रामक बीमारी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, उज्ज्वल में दोनों जा आधे बनते हैं, बस यही ध्यान रखना, इसी चीज़ पे ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये जब भी उज्ज्वल का वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक जा आधा देगा, एक पूरा देगा, आपको दोनों जा आधे बनाने हैं। बस इसको इतना ही आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? कवियाइन है, या कवियानी है, कवित्री है, कवित्री है, कवियत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो कवित्री लिखने का सही तरीका है, सही वर्तनी, वो डी वाली है, ऑप्शन डी में जो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो बाहर कोई आया है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब बाहर कोई आया है, जब हमें निश्चित नहीं है कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही जाएगा। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका 15, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय उद्देश्य विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण। विधेय विशेषण बाद में आता है विशेष के, और उद्देश्य विशेषण विशेष के पहले आता है। तो इसमें देखिए कहाँ पे बाद में विशेषता बताई गई है। जैसे मेरा घोड़ा काला है, तो घोड़ा पहले यानी विशेष, और बाद में काला यानी उसका विशेषता बताई गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन और भी देख लो, ऊपर नीचे के सभी ऐसे ही हैं। लड़का आलसी है, इसके बाद में भी विशेषता बताई गई है, पहले विशेष। और बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, यानी संसार कैसा है? मिथ्या यानी झूठा। तो इसमें भी विशेषता बाद में बताई गई, विशेष से पहले। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? स्पर्श बोधक यानी छूना। तो देखते हैं, जहरीला, कोमल, बड़ा, उत्तरी। जब हम किसी को छुएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कोमल है या नहीं है। तो जो हमारा स्पर्श बोधक विशेषण है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि किसी को स्पर्श करके ही हम बता सकते हैं कोई कोमल है, कठोर है, क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पे पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अब कर्म पे अगर फर्क पड़ रहा है तो सीधी सी बात है सकर्मक क्रिया ही होगी। अकर्मक उसे कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया का जो इफ़ेक्ट है वो कर्म पे ना पड़े।
तो उसे अकर्मक कहते हैं, लेकिन यहाँ क्रिया पे पढ़ने की बात कर रहे हैं तो सकर्मक क्रिया होगी इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है। तो अकर्मक और सकर्मक पहचानने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एक, कि क्रिया से पहले क्या लगा के देख लो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। तो जैसे श्याम सोता है, क्या सोता है? अगर मैं कहूँ श्याम नींद सोता है तो क्या सही होगा? नहीं होगा ना। तो मतलब सोता है से पहले कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि श्याम क्या सोता है तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, ललचाना इसमें क्रिया होगी। क्या ललचाती हैं? जी। तो यही हो जाएगा। और वह अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? सिर। इसका भी जवाब मिल रहा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। इसका भी जवाब मिल रहा है। बस अकर्मक क्रिया एक ही है, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्योंकि इसमें अगर हम जब सवाल पूछ रहे हैं तो इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 19। वह रोज़ देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? रोज़ देर से उठता है, रोज़ाना की आदत है इसकी, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा इसमें, क्योंकि आदत का जिक्र सामान्य वर्तमान काल में डेली रूटीन्स और आदतों के बारे में ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बांसुरी बज रही थी। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बज रही थी यानी था, थी, ये आते हैं सामान्य भूत में। मतलब जिस तरह की सामान्य सी बात करी जाए, जिस वाक्य में आपको ये पता ना चले कि जो क्रिया की जिक्र किया जा रहा है वो क्रिया कब हुई थी, उसका समय अगर आपको क्लियर ना हो तो वो सामान्य भूत में जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है बांसुरी बज रही थी, यानी बजना बंद नहीं हुई थी, बज रही थी यानी काम चल रहा था, तो ये अपूर्ण भूत में आ जाएगा। जो काम पूर्ण नहीं हो पाया उसे अपूर्ण भूत में रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। कोहली द्वारा शतक लगाया गया। अब इसमें क्या करना है? इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? तो कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, और ऊपर क्या है? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली ने शतक लगाया। तो कृतवाच्य ने पहचान हो गई कृतवाच्य की, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 22। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो ये भाववाच्य को एक्सप्लेन कर रहा है, परिभाषा दे रहा है भाववाच्य की, क्योंकि भाववाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उप है, अन है, भर है, अल है। तो उर्दू का जो उपसर्ग है वो अल है। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से तंद्रालु में प्रत्येक प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु जो शब्द दिया हुआ है इसमें प्रत्यय क्या प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो तंद्रा हमारा मूल शब्द है, और ये लास्ट में जो लू दिया हुआ है ये हमारा प्रत्यय का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन संख्या की बात हो गई, तो जाहिर सी बात है द्विगु समास होगा। लेकिन त्रिलोचन भगवान शिव को भी कहते हैं, क्योंकि उनके 3 आँखें हैं, तो हम इसको कर्मधारय बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। यानी बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास, मतलब दोनों इसके राइट आंसर हैं। ए भी और बी भी दोनों आंसर इसके राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार में कुछ
कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं, यानी विवरण देना, किसी चीज़ की व्याख्या देना। जब व्याख्या देंगे तो विवरण चिन्ह का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है 27। अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब तब करना मतलब शीघ्र मदद करना, ये तो हो नहीं सकता। मरने के करीब होना, ये भी नहीं है। बहाना बनाना या परेशान करना। तो अब तब करना यानी अभी करूँगा या बाद में करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो ये बातें वही बोलते हैं जो बहाना बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहाना बनाना। अगला है 28। इनमें से किसे उज्ज्वल रस का मधुर रस भी कहते हैं? उज्ज्वल रस का उज्ज्वल रस या मधुर रस कहते हैं। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो भक्ति और श्रृंगार, दोनों को उज्ज्वल और मधुर रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। इनमें से कौन सा छंद वार्णिक है? तो वार्णिक छंद का उदाहरण इसमें से पूछा जा रहा है। तो सवैया जो होता है वो वार्णिक छंद का उदाहरण होता है। अगले है 30वां क्वेश्चन। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? उष्ण वर्ण वाले रहते हैं, राला आदि रहते हैं, या हर से ठा या समास युक्त कौन से रहते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो है रा से ला। इन्हीं को हम कोमल वर्ण कहते हैं। तो माधुर्य गुण में कोमल वर्ण आते हैं। इसके बाद है आपका पैराग्राफ। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पैराग्राफ है, देश प्रेम प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश, उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। यह एक सहचर्यगत प्रेम है, अर्थात जिसके सानिध्य का हमें अन्यास पड़ जाता है, जिनके प्रति लोभ या राग को हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहला सकने का सामर्थ्य तभी रखेगा जब वह देश के प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सभी को अपनत्व की भावना से देखेगा। इन सब की सुधि करके विशेष में भी आंसू बहाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्र के मूलभूत जीवन को भी नहीं जानता और उसके बाद भी देश प्रेमी होने का दावा करे, तो यह उसकी भूल है। जब तुम किसी से सुख दुख के भागीदार ही नहीं बने, तो उसे सुखी देखने के स्वप्न की तुम कैसे कल्पना करोगे? उससे अलग रहकर अपनी बोली में तुम उसके हित की बात करो, पर उसमें प्रेम के माधुर्य जैसे भाव नहीं होंगे। प्रेम को तराजू में तोला नहीं जा सकता। ये भाव तो मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि आप समझते हैं कि आपके अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम के भाव उजागर हों, तो आप राष्ट्र के स्वरूप से परिचित हो जाइए और अपने को उसके स्वरूप में समा जाने दीजिए। तभी आपके अंतरतम में इस इच्छा का समुच्च उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, सब सुखी हों। तो ये था आपका पैराग्राफ। और अब है क्वेश्चन नंबर 31 जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है? देश के लोग, देश के जंगल, देश के पशु पक्षी या पूरा देश? तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पूरे देश की बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार सहचर्यगत प्रेम का क्या अर्थ है? साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम,
जब पहाड़ों को अपना समझेगा, सभी मनुष्यों से प्रेम करेगा या आश्चर्य के साथ प्रेम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है? तराजू से, परिचय से, कल्पना से या अंतःकरण से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अंतःकरण के सच्चे भावों से। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं नीर भरी दुख की बदली ये काव्य पंक्ति किनकी है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं आपके, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महादेवी वर्मा है, इस पंक्ति के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? 2019 का साहित्य अकादमी पत्थर फेंक रहा हूँ इस कविता को मिला था, या रेहन पर रघु इसको मिला था, या संशय आत्मा को मिला था, या फिर छीलते हुए अपने को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूपीपीआरबी ने जो इसका जो करेक्ट आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर डी को ही माना है। फिलहाल इसमें स्टार है लगा हुआ क्योंकि संशय वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें नंद किशोर नवल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? जो नीचे 4 दिए हुए हैं, पृथ्वीराज विजय को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को या फिर बीसल देव रासो को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है श्याम सुंदर दास। दोस्तों हर सेट में आपके जो साहित्य से है 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, तो साहित्य को छोड़ के मत जाना किसी भी हाल में। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो कवियों के जो राजकुमार हैं वो हैं अमीर खुसरो। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी वो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? और ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। तो उदय का मतलब होता है उगना और इसका विलोम होता है अस्त यानी छिपना। तो ये थे हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चंस और आगे बात करते हैं जीएस के पोर्शन की। तो फ्रेंड्स अब बात आती है जीएस की, जिसमें यूपीएसआई वालों के लिए स्पेशल मूल विधि भी है। और मूल विधि क्योंकि कानून है तो कानून से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप अपने भावनात्मक आधार का प्रयोग ना करें। मतलब जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे मूल विधि के कानून से संबंधित, इन क्वेश्चनों का जवाब देते वक्त भावनाओं में ना बहें, क्योंकि भावनाएं अक्सर गलत करवा देती हैं आंसर। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस में गंभीर चोट शामिल नहीं है। मतलब नीचे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन गंभीर चोट में नहीं आएगा। जैसे सिर या चेहरे का स्थायी
विरूपता यानी किसी का सिर या चेहरा फोड़ देना, बेकार कर देना, ये गंभीर चोट में शामिल है या नहीं है। इसके बाद नपुंसकीकरण यानी किसी के प्राइवेट पार्ट्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना। और सी है गर्भपात का कारण, यानी जो एबॉर्शन है उसके पीछे का जो रीज़न है, क्या वो रीज़न गंभीर चोट में आएगा या नहीं आएगा। या एक अस्थि की संधि च्युति यानी एक अस्थि का मतलब बेकार हो जाना, बिल्कुल परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाना किसी भी हड्डी का। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो गंभीर चोट में नहीं आती इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसका जो आंसर है वो सिर या चेहरे का स्थायी विरूपता, ये भी आता है। नपुंसकीकरण यानी किसी के प्राइवेट पार्ट को डिस्ट्रॉय करना, वो भी आता है। और अस्थि का टूट जाना या फिर डिस्प्लेस हो जाना, ये भी आता है। मतलब अपनी जगह से हड्डी परमानेंटली अगर हट जाए तो वो भी आता है। लेकिन अगर आप फीलिंग्स में बहेंगे तो सिंपल सी बात है, आप ये भी कहेंगे कि गर्भपात का कारण यानी एबॉर्शन का कारण भी गंभीर चोट में आ सकता है। लेकिन कानून इस चीज़ को नहीं मानता और बीएनएस ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि गर्भपात का कारण गंभीर चोट में आता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो गलत है वही सही है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला गया है और नहीं का मतलब है कि जो ऑप्शन इनमें से गलत है वही आपको बताना है, वही सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, गर्भपात का कारण गंभीर चोट में नहीं आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे अपने। अरे क्या कर रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के आधार यानी राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, उसको संदर्भित करती हैं। तो इसमें कौन सा मामला है जिससे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उन्होंने राइट टू लाइवलीहुड को एक अधिकार माना था। तो ये मामला था हमारा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। यहाँ पे कुछ फुटपाथ पे लोग सो रहे थे जो लोग, उनके मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो किसी ने पीकर गाड़ी चढ़ा दी थी उनके ऊपर। तो उसी केस में ये जो है फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू लिवलीहुड यानी अपने आजीविका का अधिकार, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकारों में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय ने, यहाँ डैश में एक मामला आएगा, मतलब किसके मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की थी। यानी कभी कहीं कहीं जो पिछले मतलब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अधिकतर गांवों में ऐसा होता है जहां लोग अगर कोई महिला मासिक धर्म में होती है तो उसको बड़ा गंदी नज़रों से मतलब बहुत ही नीचे स्तर की नज़रों से देखते हैं, उसको अपवित्र जाने क्या क्या कहते हैं। तो ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक फ़ैसला दिया था, मतलब इस पे चर्चा की थी इस मसले पे, और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मामला पूछ रहे हैं वो कौन से मामले में ये बात कही थी। तो ये मामला था भारतीय युवा वकीलों का संघ बनाम केरल राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है। क्या चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है। तो ये है पहली कनेक्टिविटी यानी संयोजकता, या फिर आईपी एड्रेस, या फिर एंटीवायरस है, या एनोनिमिटी है। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अपराधियों को
संरक्षण प्रदान करता है जिसकी वजह से अपराधी बचे रहते हैं, नज़र में नहीं आते हैं। तो वो है आपके एनोनिमिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 5वां। आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? व्यक्ति का, कंपनी का, फर्म का या एक स्थानीय प्राधिकरण का? तो इसके ऑप्शंस हमारे ए बी सही है या ए सही है या फिर ए बी सी डी चारों ही सही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आयकर अधिनियम 1961 में इसकी जो व्यक्ति है, व्यक्ति किसको माना गया है? कोई एक पर्सन है उसको भी व्यक्ति माना गया है, कंपनी को भी, किसी फर्म को भी, या कोई स्थानीय निकाय है, कोई स्थानीय प्राधिकरण है, उसको भी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा चारों हो जाएगा, ए बी सी एंड डी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के निर्मित अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? निजी वाहन को, राज्य सरकार के वाहन को, नगर निगम के वाहन को या केंद्र सरकार के वाहन को? तो छूट बाकी तो सब सरकारी ही हैं, तो निजी आदमी ही पकड़ा जाएगा, इसका मतलब निजी वाहन पे ही छूट नहीं होगी। बाकी सबको छूट है, जो सरकार के अपने हैं उनको सबको छूट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो ये है धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। डैश तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है? कौन रखता है? तहसीलदार रखता है, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी रखता है, राजस्व निरीक्षक रखता है या उप पंजीयक रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम कितने भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो ये है कम से कम 70%। मतलब जो पब्लिक और जो गवर्नमेंट है, मतलब जो प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना के कार्यान्वयन के तहत जितनी भी भूमि अधिग्रहण करनी है, उस भूमि को अधिग्रहण करने से पहले कितने % पब्लिक की मतलब सहमति लेनी पड़ती है? तो वो 70% की सहमति लेनी होती है। जिन जिन की भूमि है उनमें से 70% की अगर हाँ है तो 30% को नहीं गिना जाता, उनकी ज़बरदस्ती हाँ कर ली जाती है, ज़बरदस्ती उनकी भूमि छीन ली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 है या 26 नवंबर 1949 है या 26 जनवरी 1951 है? तो इसका करेक्ट आंसर तो हर किसी को पता होगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और उसी दिन इसे अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को यहाँ एज ग्रुप टाइम में आएगा के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी बच्चे को, बच्चा मतलब 14 साल से नीचे या 14 साल तक की उम्र का, किस टाइम के बाद उसको इजाज़त नहीं है काम करने की? तो शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक
कोई भी 14 साल या 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा कहीं भी। 14 से 18 वर्ष के बच्चे को किसी भी परिस्थिति अच्छा, यहाँ एज 14 से 18 दी गई है, वैसे 14 साल तक के बच्चे के लिए होता है। खैर 14 से 18 अगर है ऑप्शन, 14 वर्ष से कम की अवस्था से मतलब 14 वर्ष से नीचे का बच्चा तो काम करेगा ही नहीं। अब 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के जो है उनको शाम 7 से और सुबह 8 बजे तक के लिए काम करना मना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया था, यानी हमने मौलिक अधिकार जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं। तो ऐसी जितने भी कंडीशंस हैं जो हमें थोड़ी सख्ती प्रदान करती हैं, जैसे मौलिक अधिकार हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, हम सुप्रीम कोर्ट जाके इनको अपने लिए लागू करा सकते हैं, ये वाद योग्य हैं, तो हमारी ताकत है मौलिक अधिकार। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें जो हमें ताकत देती हैं वो सारी मोस्टली हमने अमेरिका से ली है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी ऑप्शन हो एग्ज़ाम में और आपको उसका राइट आंसर पता ना हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमें ताकतवर बनाती है वो सारी की सारी लगभग हमने अमेरिका से ही ली है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हो गए या राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को हटाने की रीति हो गई, शक्ति हो गई, तो ये सारी चीज़ें ऐसी अमेरिका आप आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी। डिप्रेस्ड क्लासेस, तो इसकी शुरुआत BR अम्बेडकर जी ने की थी। डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब है यहाँ वो जातियों से है, जो शेड्यूल कास्ट में जो आते हैं, शेड्यूल कास्ट से है। एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की शुरुआत भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की निर्देश देता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है, असल में ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये इनके कहने का मतलब ये है कि DPSP में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात करता है। तो ये है हमारा DPSP का आर्टिकल नंबर 39A, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 44 भी दिया हुआ है और अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता, यानी जो हमारी गोवा में लागू है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको उस समान नागरिक संहिता की बात नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि DPSP में यानी राज्य को, यानी DPSP जो है वो ऐसे कर्तव्य हैं जो राज्य पे आरोपित किए गए हैं, और वही ये कह रहा है कि राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो DPSP है और DPSP का आर्टिकल नंबर 39A ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सीमांत यानी मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर B है, यानी आधी वर्ष से भी कम, यानी 6 महीनों से भी कम जिसको काम मिलता है उसे सीमांत कामगार कहते हैं, जिसे ढंग से 6 महीने भी काम ना मिले। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु यानी अपने जीवन के 35 बसंत देखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। परिकल्पित सदस्यों की, तो मैक्सिमम ये हमारी करंट में 543 है, जबकि 550 मैक्सिमम हो सकती है।
और इसका आंसर यूपीपीआरबी वालों ने क्या माना है, ये है लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित से होते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 या 530 प्लस 20 संघराज्य प्लस 2 एंग्लो इंडियन, मतलब एंग्लो इंडियन का अभी हमने प्रावधान हटा दिया है, तो उस हिसाब से 550 मैक्सिमम संख्या हो सकती है, बट अभी हमारी 543 है। ये करंट का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। अधिकतम संख्या वैसे 550 हो सकती है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन अलग से पहले नियुक्त होते थे, चुने जाते थे, नामित होते थे, जो प्रावधान अब हटा दिया गया है। तो अब मैक्सिमम संख्या 550 हो सकती है, बट हमारी 543 है अभी यूपी की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? महाधिवक्ता मतलब जो हमारा राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, जो हमारी राज्य सरकार के सारे केसेस को हैंडल करता है, उसका कार्यकाल, उसको हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो वैसे अगर उसको हटाने की बात की जाए तो जैसे ही सरकार चेंज होती है वो बेचारा खुद भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो, मतलब महाधिवक्ता जो होता है वो हमारे राज्य के गवर्नर के द्वारा इलेक्टेड होता है, वो नॉमिनेटेड होता है। तो उसी के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है राज्यपाल के। तो जैसे ही सरकार चेंज होती है तो वो सोचता है कि यार अब ये सरकार चेंज हो गई है तो हो सकता है ये लोग मुझे भी हटाएं, इससे पहले बेइज्जती करके ये मुझे निकाले, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो अगर अगली सरकार ये नहीं कहती कि हाँ तुम ही महाधिवक्ता रहोगे हमारे, तो वो बेचारा अपने आप ही पद छोड़ देता है। वैसे उसके कार्यकाल की कोई वो हुई नहीं है, संविधान में कोई चर्चा हुई नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है कि उसको या तो राज्यपाल हटा सकता है या फिर मोस्टली वो खुद ही हट जाता है। इसके कोई कार्यकाल नहीं है, बस राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। जब तक राज्यपाल चाहे उसको कोई नहीं हटा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है? तो राज्यों में विधायिका का गठन मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल नंबर 168 के अंतर्गत राज्य में विधायिका का गठन किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का अभिपुष्टि से संबंधित है? मतलब जो भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो कौन से आर्टिकल में उनकी शपथ का जिक्र किया गया है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 219। आर्टिकल नंबर 219 में हाई कोर्ट के जजेस का शपथ की बात की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत पुराना है, आना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र देख लीजिए इसको। इसके ऑप्शंस हैं, R.A. सरकारिया थे, M.M. पुंछी थे, या फिर V.P. मंडल थे, या फिर P.B. राजमन्नार थे। तो ये पुंछी साहब थे। ये है M.M. पुंछी, ये इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। अरे भाई क्या हो रहा है यार ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है वह अपनी रिपोर्ट किसके
प्रति देता है, किसे रिपोर्ट अपनी देता है, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति साहब को ही देंगे, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट वही हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। ये बिल ऑफ राइट्स किस जगह पे है? सामूहिक नाम मतलब जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं किसके बेसिस पे हुए हैं? ये हुए हैं बिल ऑफ राइट्स के बेसिस पे। और बिल ऑफ राइट्स जो है ये किस देश से हमने लिया है? यूएसए से लिया है, स्विट्ज़रलैंड से लिया है, भारत से लिया है, या यूके मतलब इंग्लैंड यानी ब्रिटिश से लिया है? तो ये जो है हमने यूएसए से लिया था बिल ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण। अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। ये कह रहे हैं ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा का संचालन होता है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे किस रूप से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं चालन के रूप से। अगला है, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? स्पाइना बिफिडा, तो इसके लिए फोलेट यानी फॉलिक एसिड यानी आयरन का ही एक रूप है, उसकी ज़रूरत होती है स्पाइना बिफिडा के लिए। ये क्वेश्चन नया है, याद रखिएगा इसको। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल शासक कौन थे? जहांगीर थे, औरंगजेब थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, या नाना साहिब थे? तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये इसका राइट आंसर है बी, बहादुर शाह द्वितीय, 1857 की क्रांति के तहत। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है सरकार की कराधान, कराधान कहते हैं टैक्सेशन को, यानी टैक्स जो लगते हैं, और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति, आयात निर्यात नीति, मौद्रिक नीति, या फिर भुगतान नीति? तो इसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। जितने भी सरकार के खर्चे होते हैं या जो भी कराधान टैक्सेशन वगैरह होते हैं, इसे राजकोषीय नीति का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति और वो लोहड़ी वगैरह ये सारे जनवरी में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था? शून्य बजट को किसने? तो इसका सही आंसर है सुभाष पालेकर, जिन्होंने शून्य बजट को प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? तो ये जो है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। ये क्वेश्चन अच्छा है इकोनॉमिक्स का, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की फुल फॉर्म अगर आ जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो वो है हमारा भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेरीज। ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज, तो ये पाए जाते हैं ऊपरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तर ऊपर की साइड होता है, इसलिए आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। ऊपरी अमेरिका में प्रेरीज, ऊपर वाली अमेरिका। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इस तरह से। GAVI में गठित एक वैश्विक टीका संबंध अलायंस है,
तो ये कब गठित किया गया था? तो ये गठित हुआ था हमारा 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एआई के जनक। तो एआई के जनक जॉन मैकार्थी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? रीस्किलिंग क्रांति, तो ये हमारी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कौन से वर्ष में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट जारी की थी? तो इन्होंने ये जारी की थी 2021 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? यानी सरोजनी नायडू कौन सी ईयर से लेके कौन से ईयर तक अपने पद पे आसीन थी? तो वो है 1947। क्या हो रहा है यार, 1947 से 1949 यानी 2 साल के लिए, सॉरी 3 साल के लिए। और इसके बाद 39 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? तो स्क्रैप बुक आपको फेसबुक पे मिलती है। स्क्रैप बुक का ऑप्शन फेसबुक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट, मिनी माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? इससे पिछले वाले सेट में जो क्वेश्चन था वो था मिनी माता रोग किस चीज़ की वजह से होता है, और इस वाले सेट में पूछ लिया है मिनी माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था। तो ये मिनी माता वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी जापान। जापान में ये पहली बार देखा गया था मिनी माता रोग। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको ये मेहनत पसंद आई होगी, और ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा के रखें, जिससे कि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आगे भी अपनी इसी प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। तो देखते रहिएगा अपनी इस क्लासेस को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू टू ऑल यू।